Dismissal of suit instituted after a period of limitation section 3। तो बेसिकली जो सेक्शन 3 है उसके अंदर आपको डिसमिसल ऑफ सूट के बारे में बताया जा रहा है कि जब टाइम पीरियड उस सूट को फाइल करने का जब गुजर जाता है तब आप उस सूट को डिसमिस कर देते हैं। जो जजेस हैं वो सूट को डिसमिस कर देंगे अगर टाइम पीरियड गुजर जाए। इसका हम रिडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। इसकी रिडक्शन में आपने लिमिटेशन एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें बतानी है कि लिमिटेशन एक्ट होता क्या है, लिमिटेशन एक्ट्स क्या इंपॉर्टेंस है। फिर जब आपने एक दफ़ा लिमिटेशन एक्ट को बता दिया उसके बाद आपने डिसमिसल ऑफ सूट का सेक्शन 3 एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको रीड आउट करते हैं। द लिमिटेशन एक्ट 1908 इज़ एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान दैट सेट्स आउट द टाइम लिमिट विद इन विच अ लॉ सूट मस्ट बी फाइल्ड। इस पहली लाइन में ये लिखा है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट की वजह से, इस लिमिटेशन एक्ट की वजह से पाकिस्तान की कोर्ट्स को इस चीज़ का पता चला कि किस केस पे कितना टाइम लगना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक केस है, एक एक्सीडेंट हुआ है कहीं पे, तो उस एक्सीडेंट के केस को कोशिश करना चाहिए 3 साल के अंदर या मिसाल के तौर पर 4 साल के अंदर ही फाइल करना चाहिए। अगर 4 साल या 3 साल गुजर गए हैं तब आपके पास चांस नहीं होगा कि आप कोर्ट में जाके दोबारा से केस कर सकें, ठीक है। It ensures that legal actions are initiated within a reasonable time to maintain fairness and reliability in the judicial process। ये जो सेकेंड लाइन है इसमें ये लिखा जा रहा है कि जो ये लिमिटेशन एक्ट है ये हमें ये सिखाता है कि जो कोर्ट्स हैं उनको चाहिए कि वो हर केस के ऊपर एक टाइम लिमिट बना दें। जैसे कि किसी केस पे आपको आएगा कि 1 साल के अंदर अंदर उसको फाइल करें, किसी पे आएगा कि 2 साल के अंदर फाइल करें, किसी पे आएगा कि आपको पास 10 साल का टाइम है। अगर ये टाइम पीरियड गुजर जाता है तो आप केस नहीं कर सकते उस चीज़ पे जिसके ऊपर टाइम लिमिट लगाया गया है, ठीक है। इससे होता ये है कि अगर आपका टाइम लिमिट लगा हुआ है, इससे ये होगा कि कोर्ट्स के अंदर जो भी अनवांटेड केसेस हैं जो देर देर तक चल रहे हैं तो वो डिले होना बंद हो जाएं। उसके अलावा जो भी इंसान लेज़ी है, डिले कर रहा है और कोर्ट में बहुत लेट आ रहा है टाइम लिमिट गुजारने के बाद, तो उस इंसान को भी ये कहा जाए कि वो कोर्ट में आके केस ना करे ताकि कोर्ट्स पे फजूल का बर्डन ना बने। When a suit, appeal or application is filed after the period prescribed by law, it shall be dismissed even if the limitation period was not raised as a defense। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक टाइम पीरियड जो है अराइज नहीं हुआ, किसी ने टाइम पीरियड के ऊपर बात नहीं की, फिर भी लॉ के अंडर एक टाइम फिक्स्ड है। मिसाल के तौर पे एक इंसिडेंट है टुडे, आज अकर हुआ कोई इंसिडेंट और आपको आज ही कोर्ट जाना चाहिए था और आपको टाइम पीरियड तकरीबन 2 साल का मिला हुआ है। आपने जिस दिन इंसिडेंट अकर हुआ तब भी आप कोर्ट नहीं गए, 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया तब भी आप नहीं गए और अब 2 साल बाद जाके उस केस को ओपन करते हो। बेशक किसी ने भी टाइम पीरियड की बात नहीं की, लेकिन लॉ के अंदर हर केस के ऊपर ऑलरेडी एक टाइम पीरियड बन चुका होता है। लाइक लॉ के अंदर हर चीज़ बताएगी है कि ट्रैफिक के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, ट्रैफिक पे अगर कोई आप लॉ करना चाहते हो, केस करना चाहते हो तो उस पर इतना टाइम आपको मिलेगा। कोई लैंड के केसेस हैं उन पर इतना टाइम लगेगा, ठीक है, आपके पास इतना टाइम मौजूद है केस करने का, 10 साल है, 20 साल है, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड आप गुजारने के बाद केस करते हो, बेशक किसी ने टाइम पीरियड की बात ना भी की हो, फिर भी लॉ आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोर्ट आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। कोर्ट आपसे कहेगी कि आपने टाइम क्यों ज़्यादा वेस्ट किया है, क्यों नहीं आप टाइम पे हमारे पास आए। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद डिसमिसल ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जिसका सेक्शन 3 है लिमिटेशन एक्ट का, वो हमें ये बताता है कि जब टाइम पीरियड गुजर जाता है तब आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस मीन्स जिसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसको कोर्ट कैंसिल कर देगी, इसको हम डिसमिस कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने रेलेवेंट सेक्शन की हेडिंग देखिए, सेक्शन 3 लिख देना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ लिमिटेशन एक्ट, पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि हमने ये पढ़ा था कि लिमिटेशन एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन एक्ट हम क्यों करते हैं, लिमिटेशन एक्ट का क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी, ठीक है। अब हमने लिमिटेशन एक्ट की मीनिंग की हेडिंग दे देनी है और आप चाहो तो लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन की भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। द लिमिटेशन एक्ट 1908 डिफाइंस द पीरियड विद इन विच ए पार्टी कैन ब्रिंग अ लीगल क्लेम टू कोर्ट। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि हर केस के ऊपर एक टाइम पीरियड फिट करा देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्रैफिक वाला कोई केस है उस पर भी एक टाइम पीरियड होगा कि आपको 2 साल के अंदर अंदर केस करना चाहिए। अगर कोई लैंड का एक्ट है उस पर 10 साल या 20 साल का एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर केस करना है, ठीक है।
तो अगर लैंड है या ट्रैफिक है, इन सब की जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट इन सब केसेस के ऊपर एक टाइम पीरियड लगाती है, इसलिए इसके अंदर हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। दिस पीरियड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ केसेस। जैसे मैंने कहा है कि हर केस के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंट होगा। अगर लैंड होगा तो लैंड पे 10 से 20 साल का हो सकता है टाइम पीरियड। अगर ट्रैफिक है या कोई और चीज़ है तो उसका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी होगा, ठीक है। कुछ का टाइम पीरियड 30 डेज़ का होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपील करना चाहते हैं कोर्ट में या एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड सिर्फ 30 डेज़ का होगा। यानी कि जिस दिन आपको डिसीजन मिला तो आपको उसके 30 डेज़ बाद अपील कर देनी चाहिए। अगर 30 डेज़ गुजर गए तो आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको लिमिटेशन में पढ़ाई जा रही हैं कि आपको एक फ़िक्स टाइम के अंदर अपने केस को या एप्लीकेशन को डिपॉजिट कराना है कोर्ट पे। सच एज सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों या एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस हों या मैटर्स हों, इन सब में आपके पास एक लिमिटेशन पीरियड फिक्स होगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई केस लेके जाते हो या क्रिमिनल या सिविल लेके जाते हो कोर्ट में, तो सब केसेस पे एक टाइम पीरियड फिक्स होगा। दूसरी हेडिंग में हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है। इस डेफिनेशन में हमने लिमिटेशन की डेफिनेशन लिखी है कि लिमिटेशन होता क्या है। मरियम की वेबस्टर डिक्शनरी ये कहती है कि लिमिटेशन इज़ एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ लिमिटिंग। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ये कह रही है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी इंस्टेंस को या केस को या किसी भी चीज़ को लिमिट में रखता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ लिमिटेशन, दूसरी हेडिंग में हमने मीनिंग ऑफ लिमिटेशन बता दी है। लिमिटेशन मीन्स रिस्ट्रिक्शन। अब समझ आ गया कि लिमिटेशन एक्ट होता क्या है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन होती है उन सब केसेस के ऊपर कि मिसाल के तौर पर अगर ट्रैफिक केस उस पर 2 साल लगेगा, 10 साल जो है लैंड की केस पे लगेगा। ये जो टाइम पीरियड है ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि इस टाइम को गुजारने के बाद आप कोर्ट में आके मजीद केस के ऊपर बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट को हमने फ्लो चार्ट में बना दिया है। अब पर्पस क्या है इस लिमिटेशन एक्ट का? पर्पस ये है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो करता ये है कि वो प्रिवेंट करता है डिले इन द इनिशिएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। यानी कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो रोक देता है उन केसेस को स्टार्ट होने से जिनका टाइम पीरियड गुजर गया है। पर्पस एक तो ये हो गया। दूसरा पर्पस ये है टू प्रोवाइड सर्टेनिटी एंड फाइनलिटी इन लीगल अफेयर्स। दूसरा पर्पस ये है कि एक दफ़ा आपका कोई केस चल रहा है और उस पर कोई डिसीजन अगर बन चुका है, ठीक है, अगर डिसीजन बन चुका है तो दोबारा से आप कोई और अपील ना करें। अगर आप अपील करते भी हैं 30 डेज़ के अंदर अंदर करें। 30 डेज़ अगर गुजर जाते हैं और पहले से कोई डिसीजन आ गया तो उस डिसीजन पे कायम रहना चाहिए उनको। तो लिमिटेशन एक्ट इन चीज़ों पे हेल्प आउट करता है कि लोग डिसीजन पे कायम रहें और वो लोग फजूल में इंटरफेयर ना करें जो टाइम पीरियड से हट के चलते हैं। जैसे कि टाइम पीरियड अपील का 30 डेज़ का है और वो 30 डेज़ तक गायब रहते हैं और 30 डेज़ बाद आके कहते हैं नहीं हमें ये डिसीजन कबूल नहीं है, हमें ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए लिमिटेशन एक्ट जो है आगे आता है। थर्ड पॉइंट है टू इनकरेज पार्टीज़ टू बी एक्टिव इन परस्यूइंग देयर क्लेम्स। लिमिटेशन एक्ट का पर्पज़ ये है कि वो पार्टीज़ को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। एक्टिव मीन्स कि अगर मिसाल के तौर पे कोई डिसीजन हुआ है किसी भी केस पे, किसी भी फैसले पे डिसीजन हो रहा है, ठीक है, तो उस डिसीजन पे अगर किसी पार्टी को एतराज़ है तो उसको चाहिए कि वो अपील विद इन 30 डेज़, जो टाइम पीरियड सेट होता है हर अपील का, विद इन 30 डेज़ उस अपील को कोर्ट में जाके करे। अगर 30 डेज़ गुजर जाते हैं तो कोर्ट उस पार्टी को हेल्प नहीं करेगी। तो इसका पर्पज़ ये होता है टाइम पीरियड फिक्स करने का, ताकि जो पार्टीज़ हैं वो एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें, डिले ना करें, ठीक है। डिले करने वाले पार्टीज़ को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। लिमिटेशन एक्ट का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं और स्केड्यूल्स मिलते हैं। सेक्शंस में क्या होता है? दीज सेक्शंस प्रोवाइड जनरल रूल्स, एक्सेप्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो सेक्शंस हैं वो आपको रूल्स बताते हैं कि लिमिटेशन एक्ट को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आपको गाइडेंस बताई जाती है कि किस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको लिमिटेशन एक्ट को यूज़ करना चाहिए। और सेक्शंस आपको हर केस के ऊपर एक टाइम पीरियड फिक्स करवाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रैफिक लॉस रिगार्डिंग कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें 2 साल या इतने साल का टाइम पीरियड होगा। अगर आप लैंड के किसी लिमिटेशन एक्ट को देखेंगे तो आपको 20 साल या 30 साल या उससे जितना टाइम पीरियड फिक्स लिखा होगा लिमिटेशन एक्ट में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि जो सेक्शंस हैं वो हमें ये सिखाता है कि डिफरेंट केसेस पे किस किस टाइप का टाइम पीरियड लगा हुआ है, ठीक है। और जो स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स क्या करते हैं? स्केड्यूल्स लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिटेशन पीरियड। और जो भी सेक्शंस के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं उनको तरतीब में जो है स्केड्यूल्स में लिखा जाता है। यानी कि बेसिकली जब आप लिमिटेशन एक्ट को देखेंगे या रीड आउट करेंगे तो आपको स्केड्यूल्स के अंदर सेक्शंस जो हैं तरतीब से लिखे हुए मिलेंगे। ये बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारे पास की प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें ये है कि ये बताया जा रहा है कि लिमिटेशन एक्ट का क्या पर्पज़ है, किन चीज़ों पे लिमिटेशन एक्ट यूज़ होता है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। दिस एक्ट स्पेसिफाइज अ टाइम पीरियड विद इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल एक्शंस मस्ट बी इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब है शुरू करना, ठीक है। तो इस पहली लाइन में ये लिखा है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो उसका मकसद ये है कि वो हर केस के ऊपर एक डिफरेंट टाइम पीरियड सेट करे और तमाम टाइम पीरियड जो है एक फिक्स टाइम पे ख़त्म हो। मिसाल के तौर पे कोई अगर ट्रैफिक केस है तो वो 1 साल चल रहा, 1 साल तक उसका टाइम पीरियड होगा। अपील है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर अपील होनी चाहिए। यानी कि जितने भी टाइम पीरियड हैं ये हमें लिमिटेशन एक्ट सिखाता है कि किन किन चीज़ों पे एक्ट, किन किन चीज़ों पे टाइम पीरियड रखना चाहिए और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आता है दिस एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड सच एज एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। यहाँ पे ये लिखा है कि जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन को हटा दिया जाता है और उसके बाद के जितने डेज़ हैं उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर अपील आपने करनी है तो 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाएगा। उस दिन को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा जिस दिन डिसीजन बना था, ठीक है, उस दिन को हटा दिया जाएगा। लेकिन उससे जो अगले तमाम डेज़ होंगे 30 डेज़ तक कैलकुलेशन हो रही होगी कि भाई ये बंदे ने 30 डेज़ के अंदर अंदर क्यों नहीं अपील करवाई, ठीक है। तो पहले डे को छोड़ के बाकी सारे डेज़ में कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है। दिस एक्ट अलाउज फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच द लिमिटेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड और एक्सक्लूडेड सच एज द टाइम व्हेन द प्लेंटिफ इज अ माइनर इंसिडेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा हादसा हो जाता है, ठीक है, और कोई ऐसा इंसिडेंट या केस अराइज होता है और ऐसी सिचुएशन में जब केस अराइज होता है उस सिचुएशन पे जो पार्टी है, एक पार्टी जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, चाहे वो डिफेंडेंट हो या जो भी हो, डिफेंडेंट या कोई भी पार्टी हो। दूसरी पार्टी जो है अब नॉर्मल होती है। अब नॉर्मल मीन जिसका दिमागी तवाज़ुन किसी एक्सीडेंट के दौरान ख़राब हो गया हो या एक्सीडेंट के दौरान डैमेज हो गया हो। ऐसी सिचुएशन पे टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो इंसान नॉर्मल नहीं हो जाता जिसकी दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ है, या फिर जो दूसरा इंसान है वो कोई बेबी है या कोई बच्चा है जिसकी अभी तक एज 18 साल नहीं हुई, वो बहुत ही छोटा है। तो ऐसी सिचुएशन पे भी टाइम पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो बेबी या बच्चा 18 ईयर्स का नहीं हो जाता। तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट में ये होता है अगर कोई इंसान इंसेन है, पागल हो गया, तो तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो नॉर्मल नहीं होता। अगर कोई इंसान माइनर है, कोई छोटा बच्चा है, तो तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल एक मेजर एज है जो कि जिसको बड़ा समझा जाता है, ठीक है। फिर आता है इफ़ अ लॉ सूट इज़ फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड इट इज़ डिसमिस्ड ड्यू टू टाइम बार। और यहाँ पे एंड पे वही बात लिखी है कि अगर कोई लॉ सूट टाइम पीरियड के बाद आए, लाइक 30 डेज़ के अंदर टाइम आपका फिक्स है और आप 35 डेज़ बाद आ रहे हो, टाइम गुजारने के बाद आ रहे हो, तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। डिसमिस होने की वजह यह है कि आपका जो केस है वो टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड मीन्स कि आपके केस के ऊपर एक टाइम की रिस्ट्रिक्शन है। अगर टाइम की रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप आ रहे हो तो आपका केस लिया जाएगा। अगर टाइम की रिस्ट्रिक्शन के अंदर आप नहीं आ रहे और बाद में आ रहे हो तो आपका केस जो है नई कोर्ट हैंडल करेगी। एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये जो लिमिटेशन एक्ट है ये किन किन एक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। लिमिटेशन एक्ट आपको सिविल केसेस में भी मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट आपको क्रिमिनल केसेस में भी मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में भी मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स कि जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ोगे, जो भी सर्विस लॉ के अंदर पढ़ोगे, उन सब के अंदर आपको एक लिमिटेशन टाइम पीरियड लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो सिविल के कौन से केसेस में ये यूज़ होता है? सिविल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, टॉर्ट केसेस में आपको लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। उसके अलावा आपको क्रिमिनल केसेस में, अपील्स के अंदर और डिफरेंट मेजर इश्यूज़ में आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो उसमें आपको अपील्स एंड रिव्यू के ऊपर लिमिटेशन मिल सकती है। यहाँ पे तो बहुत कम बातें लिखी गई हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएँ तो काफ़ी चीज़ों में आपको लिमिटेशन पीरियड मिलेगा इन तमाम में, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट्स लिमिटेशन एक्ट। अमेंडमेंट्स में क्या होता है? अमेंडमेंट्स में ये लिखा है द लिमिटेशन एक्ट 1908 हैज़ अंडरगॉन अमेंडमेंट्स टू एड्रेस द चेंजिंग लीगल नीड्स एंड टू इंश्योर द एक्ट रिमेन्स रेलिवेंट। अमेंडमेंट्स से ये होता है, अमेंडमेंट्स का मतलब है चेंजेस करना, ठीक है, चेंजेस करना। तो अगर किसी चेंजेस इस चीज़ में हो रही हैं, लिमिटेशन के एक्ट में हो रही हैं। लिमिटेशन एक्ट को इस वजह से चेंज किया जा रहा है ताकि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है हमारे सोसाइटी का और जो कंट्री का, उस इन्वायरमेंट के साथ ये जो एक्ट है वो रिजेंबल कर सके, मैच कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये एक्ट बहुत पुराना हो जाए और आजकल के दौर के हिसाब से ये एक्ट मैच ही ना करे, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए इस एक्ट में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए होती हैं ताकि आजकल के दौर में जो भी चीज़ें हो रही हैं
उसके हिसाब से ये एक्ट चल सके। दीज अमेंडमेंट्स हैव अपडेटेड द टाइम लिमिट्स एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोविजंस टू हेल्प लीगल चैलेंजेस। और ऐसे केसेस जो पास्ट में नहीं हुए थे लेकिन फ्यूचर में होना शुरू हो गया और उन केसेस पे भी एक टाइम लिमिट लगना शुरू हो गई है, तो ये टाइम लिमिट जो लगाई जा रही है ये इस एक्ट की वजह से लग रही है। तो इसलिए इस एक्ट को अपडेट किया जाता है ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम केसेस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उन पर एक टाइम लिमिट लगाया जाए। अगला हेडिंग आती है नेचर ऑफ सेक्शन 3। अच्छा, अब तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है लिमिटेशन एक्ट के बारे में, आपने जितने भी टॉपिक्स आएंगे लिमिटेशन के ऊपर, चाहे वो डिसमिसल ऑफ सूट है, चाहे वो ईजमेंट है, चाहे जितने भी टॉपिक्स हैं लिमिटेशन एक्ट के, सब में आप ये हेडिंग्स दे सकते हो। अमेंडमेंट्स की दे सकते हो, एप्लीकेशन की दे सकते हो, जितनी भी ऊपर हेडिंग्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी आप तमाम उन टॉपिक्स के साथ दे सकते हो जो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, अब आता है सेक्शन 3। अब इसमें हमने सेक्शन 3 के बारे में बताना है कि सेक्शन 3 होता क्या है। सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का इज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें ये बताता है कि जब टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपका जो सूट है या जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा स्कोप क्या है सेक्शन 3 का? स्कोप ऑफ सेक्शन 3 इन लिमिटेशन एक्ट इज डिसमिस द केस दैट इज फाइल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि जो सेक्शन 3 है वो हमें ये बताता है कि जब टाइम लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, टाइम बार मीन्स लिमिटेशन एक्सटिंग्विशेस द रेमेडी बट नॉट द राइट्स। अब ये हेडिंग दी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा है द लिमिटेशन एक्ट बार्स अ सूट टू इन्फोर्स अ राइट बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट इटसेल्फ एक्सेप्ट इन सेक्शन 27 व्हिच प्रोवाइड्स दैट द राइट टू possession of property is extinguished after the limitation period before a suit is expired। अगर आपको ये लाइन नहीं भी समझ आई तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो सेक्शन 3 है हमारा, सेक्शन 3 टाइम लिमिट की वजह से केसेस को स्टॉप कर देता है, केसेस को आगे बढ़ने नहीं देता क्योंकि टाइम जो है क्रॉस हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जैसे कि पोजेशन रिगार्डेड केसेस हो गए या प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट रिगार्डिंग हो गए, तो उनमें चांसेस हैं कि आपका जो केस है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात यहाँ लिखी हैं। अगर आपसे ये नहीं लिखा जा रहा तो आप इसको आसान वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि जो सेक्शन 3 है वो अलाउ नहीं करता कि केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो सेक्शन 27 है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि पोजेशन रिगार्डेड केसेस हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पोजेशन वाले केसेस हैं, उन केसेस में टाइम लिमिट किसी न किसी सिचुएशन में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगली हेडिंग आती है ग्राउंड ऑफ लिमिटेशंस। ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन में ये लिखना है देयर कैन बी नो वेवर ऑफ ग्राउंड्स ऑफ लिमिटेशन। इट इज़ द कोर्ट्स ड्यूटी टू कंसिडर वेदर अ सूट इज टाइम बार्ड इवन इफ द डिफेंडर डज नॉट राइज हिज डिफेंस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लिमिटेशन जो है ना खुद से नहीं निकल आता, बल्कि ये कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वो कोर्ट्स देखे कि जो केस आया है क्या इस केस के ऊपर लिमिटेशन लगी है कि नहीं लगी। बेशक डिफेंडेंट कोर्ट पे जाके कहे कि ये जो केस है ये टाइम बार्ड है ये वो, तो ये डिफेंडेंट की ड्यूटी नहीं है, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इस केस को चेक करके फिर बताएं कि क्या ये केस टाइम बार्ड है या नहीं है। ठीक है, रहता है टाइम बार्ड सूट फॉर टू बी डिसमिस्ड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिन केसेस के ऊपर टाइम रिस्ट्रिक्शन लगी है उन केसेस को डिसमिस किया जाए। ठीक है, डिसमिस किन केसेस को किया जा रहा है? उनको जिन पे टाइम बार्ड है। हर केस जो है डिसमिस नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो उनको आप कभी भी कर सकते हो, बट जिन पर टाइम की रिस्ट्रिक्शन है तो इट मीन्स आपका जो केस है वो शुरू ही नहीं होगा, डिसमिस हो जाएगा। यहाँ पे वही बात लिखी है कि सेक्शन 3 रिक्वायर्स कोर्ट्स टू एग्जामिन इफ अ सूट इज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड। इफ नॉट द सूट मस्ट बी डिसमिस्ड। दिस अप्लाइज इवन इफ नो डिफेंस ऑफ लिमिटेशन इज अराइज्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोर्ट की ड्यूटी बनती है, मैंने पहले ही बता दिया था, कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो इस केस को देखेंगे क्या वो डिसमिस होने वाला केस है कि नहीं, क्या वो टाइम बार्ड वाला केस है कि नहीं। टाइम बार्ड होगा तो वो डिसमिस होगा, अगर टाइम बार्ड नहीं है तो कोर्ट उस केस को आगे चलाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। When the suit shall be dismissed, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कब इस सूट को डिसमिस किया जा सकता है। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो रिव्यू का जो सूट है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर ख़त्म होना चाहिए। जैसे मैंने अपील और एप्लीकेशन का आपको बताया था कि अपील के भी जो सूट्स हैं वो भी 30 डेज़ में होते हैं और रिव्यू के सूट्स भी आपको 30 डेज़ के अंदर ही करवा लेना चाहिए। अगर आपका 30 डेज़ से ज़्यादा डेज़ गुजर गए, मिसाल के तौर पर 31 डेज़ हो गए हैं, तो इट मीन्स अब आपका जो केस है अपील वाला या रिव्यू वाला वो डिसमिस हो जाएगा क्योंकि आपने एक दिन भी ज़्यादा कर दिया है अपना। ठीक है, If 30 days time has passed, then the suit shall be dismissed। जैसे मैंने कहा है कि 31 डे तक पहुंच गया, आपको 30 डे में करना चाहिए था, तो इट मीन्स अब आपका जो केस है वो नहीं सुना जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। अब आता है ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स। अब कोर्ट्स की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं? कोर्ट्स की ये ड्यूटीज़ बनती हैं कि वो
टाइम को चेक करें। यहाँ पे है सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑब्लिगेट्स द कोर्ट डिसमिस एन अपील प्रेजेंटेड आउट द टाइम। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अपील है आमतौर पे हमें पता है कि 30 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। अगर 30 डेज़ से ज़्यादा का टाइम यूज़ हो गया, जैसे कि 31 डे में अगर किसी बंदे ने अपील की या 35 डे में आके अपील कर दी है, तो इन 2 डेज़ में ऑफ कोर्स जो भी 30 डेज़ के बाद के जितने भी डेज़ होंगे उसमें आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उन तमाम केसेस को, उन तमाम चीज़ों को डिसमिस कर दे जिनमें टाइम बार्ड है, ठीक है। लिमिटेशन एज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लिमिटेशन जो है फैक्ट्स और लॉज दोनों पे वर्क करता है, यानी कि आप लॉज को देख के और फैक्ट्स को देख के अपना डिसीजन दे। बाज़ वक़्त होता ये है कि अगर कोर्ट्स लॉ को देख के केस को टाइम बार्ड करें, जैसे कि लॉ ने किसी का टाइम बार्ड रखा हुआ है 30 डेज़ का और कोर्ट्स को पता है कि 30 डेज़ में लॉ में ये चीज़ लिखी गई है, तो उस बेस पे भी कोर्ट डिसमिस कर सकती है। अगर टाइम नहीं है मौजूद लॉ में, अगर फैक्ट्स को देख के भी वो कर सकते हैं। लाइक फैक्ट्स मींस कि जो कुछ भी उस केस में हो रहा है और क्या वो केस किसी लॉ के अंदर मौजूद है, अगर वो फैक्ट और इंसिडेंट किसी लॉ में मौजूद है तब भी कोर्ट उस फैक्ट्स को देख के केस को डिसमिस कर सकती है। तो बेसिकली जो लिमिटेशन एक्ट है वो फैक्ट्स एंड लॉज दोनों पे मैच करता है, दोनों से कोर्ट्स हेल्प लेके उस केस को डिसमिस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड कंसिडरिंग द सर्टेन फैक्ट्स, इट कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज अ टाइम बार्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल की गई है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं और उन फैक्ट्स में बात ऐसी लिखी गई है कि भाई टाइम पीरियड उसमें ऐसा आ नहीं रहा और उसमें कुछ ऐसा केस है जिसमें टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो फैक्ट्स को देखते हुए भी कोर्ट जो है उस केस को आगे कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बेसिकली अगर किसी केस में कुछ ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं लग रही हैं, उसमें और भी 2 चीज़ें मौजूद हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग पा रही टाइम की, तो ऐसी सिचुएशन पे उन फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट उस केस को आगे कंटिन्यू करेगी। अगली हेडिंग है बार ऑफ लिमिटेशन एंड कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे लिखा था बार ऑफ लिमिटेशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपका टाइम पीरियड किसी केस पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम जो है ख़त्म हो गया और उस केस ही जो है आपको ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका केस ऑफ कोर्स है, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, और आपने टाइम गुजार दिया और आपने बहुत लेट कर दिया है, तो टाइम तो आपका ख़त्म हो गया, लेकिन जो केस है वो ज़िंदा रहेगा। केस जो है आप किसी ना किसी और वेज़ में उसको चला सकते हो आगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद होंगी उस केस में आपको हेल्प करने की, ठीक है। लेकिन टाइम अगर ख़त्म हो गया तो बस टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन रेमेडीज़ ख़त्म नहीं होती। रेमेडीज़ ख़त्म नहीं होने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो आप उस नुकसान को हल कराने के लिए कोर्ट्स के अंदर जितनी रेमेडीज़ मौजूद हैं उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। भले ही आपका टाइम गुजर गया लेकिन कोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेट कर देगी। राइजिंग क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इन अपील। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफेंडेंट्स कैन राइज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन। अगर किसी क्या उस बंदे को कहते हैं, प्लेंटिव, हाँ, अगर किसी प्लेंटिव ने किसी केस पे आके ना कहा है कि मैं अपील करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस अपील के ऊपर जो प्लेंटिव ने की है, उस अपील के ऊपर जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी क्वेश्चन राइज कर सकता है कि भाई इसने अपील क्यों की है, टाइम लिमिट तो गुजर गया है, ये इशू है, ठीक है। तो डिफेंडेंट के पास पूरी ऑप्शन मौजूद है कि वो उन अपील्स पे क्वेश्चन कर सके कि आपने क्यों अपील की है, ठीक है। अगली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3 व्हेन सेक्शन 6 इज इनएप्लीकेबल। जब सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होता तो उस सिचुएशन पे सेक्शन 3 आ जाता है, ठीक है। इफ सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 3 डायरेक्ट्स द कोर्ट डिसमिस अ सूट दैट इज टाइम बार्ड। अभी हम सेक्शन 6 पे नहीं आए, जब सेक्शन 6 पे पहुंचेंगे तब हम आपको सेक्शन 6 के बारे में बताएंगे कि ये था क्या, ठीक है। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अगर सेक्शन 6 अप्लाई नहीं हो रहा उस केस के ऊपर, तब हम उस केस के ऊपर सेक्शन 3 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले, ईच टेक्स प्लेंट। अब हेडिंग आपने दे देनी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डिले की, जिसमें आपने बताना ये है कि भाई मिसाल के तौर पर 30 डेज़ हैं, ठीक है, और 30 डेज़ गुजर गए। अगर आपको 30 डेज़ का कहा गया है और अगर आपने 30 डेज़ गुजार दिए हैं, तो इट मीन्स कि आपने उस तमाम 30 डेज़ के अंदर क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या खाया, किधर गए, हर चीज़ बतानी पड़ेगी कोर्ट को, ठीक है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट डे जो शुरू होगा जिसमें टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, उस दिन के बारे में आपने बताना है कि आप कहाँ गए थे, आपने बताना है कि मैं हॉस्पिटल गया था और मुझे इतनी देर लगी। फिर अगला दिन आएगा, फिर उसे अगले दिन के बारे में सारी डिटेल बतानी है, तब तक जब तक ये 30 डेज़ पूरे नहीं हो जाते। उस 30 डेज़ के अंदर जितना कुछ भी आपने एक एक दिन किया है वो सारा बताना पड़ेगा।
तभी कोर्ट आपकी अपील को एक्सेप्ट करेगी। अगर कोर्ट को लगा कि इन 30 डेज़ में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया और आपकी जो डिले है वो फजूल बनती है, लाइक आप कहीं जानबूझ के आप जानबूझ के नहीं आ रहे थे, आप कहीं जेन्युइनली फंसे नहीं थे, कोई हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लग रहे, आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट देख लेगी कि आपकी जो अपील है वो एक्सेप्ट होने के काबिल नहीं है, तो आपकी अपील रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर 30 डेज़ की एक्सप्लेनेशन के अंदर कोर्ट को दिख गया कि हाँ इस बंदे को जेन्युइनली मुश्किल आ रही थी कोर्ट आने के लिए, अपील करने के लिए, और ये जगह जगह फंस रहा था, इसको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, कभी किस जगह पे चक्कर लग रहे हैं, मसरूफियत में फंसा हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट खुद फिर आपकी केस को चला देगी। ठीक है, ईच डे ऑफ डिले मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। डिलेज ड्यू टू इंटरनल डिपार्टमेंट प्रोसेसेस आर नॉट वैलिड रीजंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट फाइल ऑन टाइम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 30 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट की अपनी ही अथॉरिटी ने कुछ डिलेज़ आपके ऊपर कर दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी ज़िम्मेदार है, तो आप ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे, तो गवर्नमेंट से खुद फिर वो कोर्ट पूछेगी कि आपने क्यों इस इंसान को डॉक्यूमेंट्स देर से दिए, ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट फिर पूछेगी। सही है। फिर अगली हेडिंग आती है प्रिस्क्राइब पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और रिड्यूस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द पीरियड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और रिड्यूस, यानी कि अगर आपको 30 डेज़ बताए गए हैं तो 30 डेज़ का जो टाइम फिक्स्ड है ये कम होकर 25 पे नहीं आएगा, ना ही ये बढ़ के 35 पे जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ़ अ प्लेंट इज़ फाइल्ड इन ए प्रिंसिपल कोर्ट एंड ट्रांसफर्ड टू ए सबऑर्डिनेट कोर्ट, द फाइलिंग डेट इज़ व्हेन इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द प्रिंसिपल कोर्ट। प्रिंसिपल कोर्ट मीन्स वो कोर्ट जिस पे पहले कोई अपील या कोई केस दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने किसी पहले कोर्ट में केस दिया है, उसके बाद आप उस केस को उठा के सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि उसकी छोटी कोर्ट्स में जाके केस कर रहे हो, केस वही है लेकिन उस बड़ी कोर्ट से उठा के आपने छोटी कोर्ट्स में ले गए हो, तो इट मीन्स आपका टाइम उस छोटी कोर्ट्स से शुरू नहीं होगा, आपका टाइम उसी कोर्ट से ही शुरू होगा जिस कोर्ट पे आपने पहले केस को लेके गए थे। ठीक है, इसमें आप एक केस लॉ भी ऐड कर सकते हो, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 520। ये केस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिसमें ये लिखा गया है अ डिले ऑफ 44 डेज इन फाइलिंग एन अपील वाज नॉट एक्सक्यूज्ड एज द ग्राउंड प्रोवाइडेड वाज इनसफिशिएंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अपील है वो 44 डेज़ के बाद आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि जो भी उस बंदे ने रीजंस बताई थी डिले की, रीजंस ऑफ डिले मीन्स कि जो भी उसने 30 डेज़ का जो डिले है उसके अंदर जितने भी उसने दिन बताए थे कि मैंने पहले दिन ये किया, दूसरे दिन ये किया था, तीसरे दिन ये किया था, जितने भी डिले के रीज़न बताए थे वो इनसफिशिएंट थे। इनसफिशिएंट मीन्स कि वो जेन्युइन नहीं थे। ठीक है, तो कोर्ट को लग गया कि भाई इस बंदे ने कोई वैलिड रीज़न इसके पास नहीं है डिले का, तो ऐसी सिचुएशन पे उसकी जो अपील है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये बात इस केस लॉ में लिखी है। उसके बाद आती है ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स व्हेन प्ली ऑफ लिमिटेशन इज़ नॉट राइज्ड। यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन 3 रिक्वायर्स द कोर्ट to dismiss time-barred matters even if limitation is not pleaded. This appeal applies in both lower and appellate court. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उन तमाम केसेस को डिसमिस कर दे जिन पे टाइम बार लगा हुआ है। बेशक कोर्ट लिमिटेशन पीरियड को ना भी देखे, बेशक कोर्ट जो है किसी इंसान के वजह से ना करे, बल्कि खुद से उस केस को डिसमिस करे। यानी कि अगर कोई इंसान, चाहे वो प्लेंटिव हो या वो डिफेंडेंट हो, वो अगर मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ये जो केस है ये तो टाइम बार्ड है, तब कोर्ट तो वैसे भी उनकी बातों को सुनने के बाद तो केस को तो डिसमिस कर दे कि टाइम बार्ड है। लेकिन अगर किसी प्लेंटिव ने भी कोई क्वेश्चन अराइज नहीं किया कि ये टाइम बार्ड है, ना ही डिफेंडेंट ने किया है, तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो लिमिटेशन एक्ट को देख के डिसीजन दे। यानी कि उसके पता हो कि मैं जिस केस को डील कर रहा हूँ, कोर्ट को ये पता हो कि मैं जिस केस को डील कर रहा हूँ उस केस पे टाइम लिमिट लगा है, तो मुझे अब चाहिए कि मैं इस केस को डील ना करूँ और इसको डिसमिस कर दूँ। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है। तो कंक्लूजन में आपने यही लिख देना है कि जो सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि जिस केसेस पे टाइम बार्ड है उन केसेस को डिसमिस कर देना चाहिए, और बस यहाँ पे आपने इस तरह से लिख के इसको वाइंड अप करना है।